स्क्रीन शेयर कर चुका हूं मैं, आप लोगों को विजिबल है या नहीं है वो आप बता दीजिए। विजिबल है। विजिबल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था बच्चों कि हम ट्वेल्थ के टॉपिक्स को पिक करेंगे अब, ताकि आप लोगों का जो एमटी है अगला वाला जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें आपका ट्वेल्थ आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को एम करना है कि आई गेस 12 जनवरी के अराउंड होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट एक महीना है। आई थिंक इनफ है पूरे ट्वेल्थ के रिवीजन के लिए। क्या लगता है, हो जाएगा ट्वेल्थ का रिवीजन एक महीने में? यस सर, हो जाएगा। है ना, करना है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपको करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये वाला जो फुल लेंथ टेस्ट होगा जनवरी में, इनफ टाइम है उसके लिए। पहली बात तो बीच में तुम्हारे लिए टेस्ट वगैरह भी नहीं रखे हैं, ताकि तुम लोग अपने स्कूल के एग्जाम्स भी अच्छे से दे लो और प्रिपरेशन भी कर लो। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं आलसी हो जाना है कि भाई हाँ अब तो टाइम है, आराम से करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ये सब नहीं सोचना है। आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट ऐसे देना है जैसे आप नीट देने वाले हो। आपके नीट का पहला मॉक टेस्ट मान लो आप उसको। ठीक है, आपकी नीट का पहला मॉक टेस्ट है वो, एक तरह से ट्वेल्थ का पूरा। तो ट्वेल्थ की पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, तब तक हमारा ये एम रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपके मोस्टली जो टॉपिक्स हैं ट्वेल्थ के वो हम एक गो में खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन फिर बाद में जब वो हो जाएगा फुल लेंथ टेस्ट, फिर 11th के कुछ टॉपिक्स कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज आपका सिंस पहला लेक्चर है रिवीजन का, ट्वेल्थ हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगली क्लास से फिर मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, चलेगा भाई? यस यस सर। सर। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे, जैसे फंडामेंटल सब चार्ज क्या होते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड, सब भूल गए होंगे तुम लोग, है ना, पुरानी चीजें हो गई है तुम्हारे लिए ये, तो सब भूल गए होंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। Charges, electric force at rest. इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, स्टैटिक्स मीन रेस्ट। इलेक्ट्रा और स्टैटिक से दो वर्ड से मिलके बना है, अब तक तो ये पता चल ही गया है। इसका Yes, मतलब sir. होता है Yes, चार्ज, sir. इसका मतलब होता है रेस्ट पे, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस मोशन को स्टडी जो हम करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा। और चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ फिर, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता? जब एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी बॉडी तो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। पर चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? सर अरे भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है चार्ज। हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी बोल लो या प्रॉपर्टी बोल लो, प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, एक तरह से प्रॉपर्टी है वो मैटर की, है ना। अरे बात समझ में आती है, जैसे मास यस सर। है ना, तो ये प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके दो तरह के, दो अलग अलग तरह के होते हैं चार्जेस, है ना। वो यस हमने सर। पढ़े थे, कौन कौन से होते यस हैं, सर। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड यस नेगेटिव। सर। यस सर। है ना। और क्या पढ़ा था चार्ज के बारे में, ऐसा यूनिट कितनी होती है भाई? कूलम। 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 ऐसे कॉलम्स होती है ना, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, है ना। बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे सारी, मतलब, है ना। और क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस पता होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? माइनस वन पॉइंट सिक्स -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम। है ना। और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस प्लस पॉजिटिव। होता है। प्लस में होता है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी थी हमने। इसके अलावा हमने और क्या क्या, मतलब बेसिक रिवीजन कर रहे हैं हम, है ना, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत थोड़ी है हर चीज को, बिल्कुल ऐसे डेप्थ में जाके पढ़ने की, है ना। बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं ताकि याद आ जाए एक बार कि क्या पढ़ा था, चैप्टर किस बारे में था, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रहे चीजों का, है ना। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, चार्जेस यस वगैरह की सर। प्रॉपर्टीज। ये तो टाइप्स हो गए, प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी इसकी हमने, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या थी भाई प्रॉपर्टीज, याद है किसी को? यस सर। क्या थी पहली प्रॉपर्टी, क्या थी? एडिटिविटी। यस यस सर। सर। यस सर। एडिटिविटी क्या बताती है हमें? कि उसको हम रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं चार्ज को। हाँ, क्या आप उसको ऐड कर सकते हो एल्जेब्रिकली, है ना। जैसे कि अगर Q1 Q2 Q3 ऐसे Qn तक चार्जेस प्रेजेंट है, तो आप यू कैन ऐड देम,
है ना, यू कैन ऐड देम, आप टोटल चार्ज निकालने के लिए इन सबको ऐड कर सकते हो एल्जेब्रिकली, Q1 Q2 ऐसे ऐड कर सकते हो, है ना। एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप जो एडिटिविटी को फॉलो करती है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था भाई, कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन, ऑफ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो सेकंड वे से क्वांटाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या था क्वांटाइजेशन? कि वो उसको इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वो बेसिकली। कि आपका चार्ज जो है वो क्वांट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, क्वांटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज इन वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना। आपके चार्ज को आप ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो ऐड या रिमूव किया जा सकता है वो कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज टू बी एडेड और रिमूव्ड शुड बी 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। इससे आप ऐसा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, है ना, या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपका मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और आपका जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इससे हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था क्या, Q इक्वल्स टू एन ई। यस Any? सर। Yes, sir. याद है सबको ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. Q तो आपका इसमें नेट चार्ज हो गया और एन क्या हो गया? एन इंटीजर, Integer. नंबर ऑफ Integer. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली, बट इंटीजर होता है n, यस सर। Yes, sir. है ना, 1 2 3 ऐसे। और ई क्या होगा आपका? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Charge on electron. Charge on electron. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Yes, sir. चार्ज ऑन वन Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, क्या होता है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता था हमें? कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। But चार्ज it can be transformed. नहीं। कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और क्या बोलता था सर वो एक कंजर्वेशन? बॉडी से दूसरी बॉडी में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो लॉस्ट नहीं होता कहीं पे भी, या फिर हीट की फॉर्म हाँ, में नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब उसको लिखने का बेटर तरीका क्या है कि द नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, है ना, यस। या कांस्टेंट, दो भी दोनों बोल सकते हो आप। Yes, sir. नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। आइसोलेटेड मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह मत लगाओ उस पे, और तो क्या, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, है ना। आइसोलेटेड होना चाहिए आपका सिस्टम, रिमेन्स कंजर्व्ड, कंजर्व रहेगा आपका नेट चार्ज, ठीक है ना, गायब नहीं हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, है ना, नहीं है कुछ अलग से आ जाएगा, है ना। इसको एग्जांपल के लिए हमने समझा था कि जैसे कि आपका मान लो एक रॉड है जिसपे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज, है ना। तो अगर आप उसको किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर किसी दूसरे लेट्स से के ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो जिसपे इनिशियली 0 है चार्ज, है ना, इस पे Q इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही चीज बाद में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। यस सर। लेट्स यस से सर। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमें बताता है। तो अगर अब ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम? यस यस सर। सर। जल्दी से आंसर Yes, बता। sir.
आंसर चैट में बताना है। अपूर्वा का आया है अभी तक केवल। बेटा आंसर किया करो, अभी अगर और बच्चे ऐड होंगे ग्रुप में तो फिर आप लोग आंसर ही नहीं करेंगे, तो आपको फोकस नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों पे, है ना। ना आंसर जरूर दें। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्कस लिख सकते हैं ना। अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम लोगों की तैयारी का, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। हाँ भाई, सॉल्व करें यस सर। या और टाइम चाहिए, हो गया सर। है ना। क्या होगा भाई, क्या तरीका है, देखो तुम्हें दिया हुआ है 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो तुम किसी सिस्टम से, है ना। कोई न्यूट्रल मेटल स्फेयर था, एक न्यूट्रल मेटल स्फेयर, इसको स्फेयर बनाते हैं, बॉडी नहीं है ना, स्फेयर है, इसने बोला है स्फेयर है। तो आपका एक न्यूट्रल मेटल स्फेयर है, इससे आपने कितने 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया है ना, बाहर निकाल लिया है। तो इस पे अब कितना चार्ज बचेगा वो आपसे पूछ रहा है ये, यस सर। राइट। Yes, कितना sir. चार्ज होगा भाई, जितना इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जितना चार्ज निकला है उतना ही चार्ज आ जाएगा उस पे, यस सर। है ना। Yes, sir. कितना चार्ज निकला है वो Q इक्वल्स टू एन से निकाल सकता हूँ मैं, इज दैट राइट। यस सर। कितना आ जाएगा भाई, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं मेरे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। Yes, sir. है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, इज दैट राइट। Yes, sir. यस सर। कितना आंसर आ जाएगा, 16। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस Five. 5। Minus 5. है ना, दिस इज 16 माइक्रोकूलम्ब्स, यस सर। Yes, है ना। sir. अब इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो आपकी बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी ना, यस सर। Sir. अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो 16 माइक्रोकूलम्ब्स तो आएगा इस पे। लेकिन अगर ऑप्शन में +16 माइक्रोकूलम्ब्स होता और अगर -16 कूलम माइक्रोकूलम्ब्स भी होता, तो आप कौन सा टिक मार्क करते, प्लस वाला। Plus क्योंकि वाला. बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये बात समझ में आती है सबको। यस सर। Yes, sir. नेगेटिवली चार्ज हो सकती है क्या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद। नो सर। No, sir. चलिए अगला No, क्वेश्चन sir. कीजिए। अब ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका तो आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में, दिस इज लाइक स्टैंडर्ड, मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सिंस हम अभी फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसलिए इतना इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए सबको। बेटा 6.25 थोड़ी होता है जसनूर, आगे पीछे कुछ और भी तो होता है। सर हाफ जस्ट लिख रही हूँ। अच्छा, मोनिका कौन सा कीपैड यूज कर रहे हो आप। सर सिंपल वाला है। बच्चे पूछ रहे हैं आपसे, बच्चे 10⁻19 नहीं लिख पा रहे, आपने लिख दिया अलग से। सर 1 को क्लिक करते थोड़ी देर तक तो आ जाता है। वेरी गुड। अरे जसनूर, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो तुम इसका। अरे बाप रे, ऐसे करोगे क्या तुम अब। हम्म, सॉल्व करना पड़ेगा क्या अभी भी। करो भाई, सॉल्व करते हैं। मुझे तो लग रहा था इसका आंसर तो सही दोगे तुम। देखो इधर देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम चार्ज में, तो यानी कि आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। यस सर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो तो पता ही है, तो यानी तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। लगाओ भाई फॉर्मूला, क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है ना। पूछा जा रहा है एन, तो ये हो जाएगा Q/E, राइट। यस यस सर। सर। क्यू की Yes, वैल्यू है sir. 1 कूलम्स, नीचे है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये 10⁻19 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6। लेकिन 1.6 को डिवाइड कैसे करें इस बड़े से फिगर से, तो हम इससे 10 उधार ले लेते हैं,
10 उधार ले लिया तो इधर बन गया 10 की पावर 18, बोरो कर लिया 10 हमने, नीचे आ गया 1.6। अब डिवीजन पॉसिबल है, कितना हो जाएगा ये 6.25 इंटू 10 की पावर, माइनस प्लस 18। क्या आंसर दे रहे हो ये तुम सब लोग? सर मैंने 0.625 लिख दिया सर। पता है मुझे, लेकिन सबने नहीं लिखा ना। मोनिका, जसनूर, रानी, सिद्रा। सिद्रा ने तो 10 की पावर -19 लिखा है बेटा। -19 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर निकालना है ना, नंबर। सिद्रा, Yes. Yes, sir. नंबर निकालना है ना, नंबर। नंबर माइनस में कैसे निकाल रहे हो आप? 10 की पावर -19 मतलब नीचे की तरफ 10 की पावर 19, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। अगर डिवीजन करोगे तो शायद वो नंबर भी नहीं आएगा इंटीजर में। एन की वैल्यू तो इंटीजर में आनी चाहिए ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, ये है आंसर। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये वैल्यू याद रखनी है हमें, ये भूलना नहीं है। दिस इज वैल्यू इज समथिंग व्हिच यू शुड बी यूजिंग इन द क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन में यूज करना आना चाहिए आपको डायरेक्टली। है तो इसको कैलकुलेट करने थोड़ी बैठेंगे हम बार बार। मेक श्योर कि आप इसको याद रखें, ठीक है। दिस इज सम रिजल्ट्स, सम ऑफ दोज रिजल्ट्स, इसको हम मेमोराइज करके रखते हैं आगे, ठीक है। चलिए भाई आगे चलें। Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग सबने पढ़ा हुआ है। क्या था भाई मेथड ऑफ चार्जिंग, कौन कौन से थे? बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन। अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच करते हैं अदर। और attract करते हैं। हाँ, यस सर पता है। रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लाइक चार्जेस। रिपेल। Repel. मतलब ये लिखने वाली चीज भी नहीं है, मेरे को लगता है ये सब तो Yes, पता sir. होना, But बेसिक जी. चीज, Yes, sir. बहुत ही इजी चीजें हैं तो पता होना चाहिए सबको। हाँ भाई, चार्जिंग की बात करते हैं हम, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना, sir. बाय रबिंग। रबिंग से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था एक, इफ यू कैन रिमेम्बर, ग्लास रॉड और सिल्क वाला, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. है ना। ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो क्या होगा, वो सब है ना, पढ़ा था। इसके अलावा सेकंड कौन सा था, कंडक्शन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है भाई, सर दो कर बॉडीज को कांटेक्ट में लाके चार्ज ट्रांसफर करा। इन कांटेक्ट, ठीक है, टच करने से या कांटेक्ट करने से आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो इस केस में, है ना। जैसे कि अगर आप दो बॉडीज को टच कर रहे हो तो सेम टाइप ऑफ चार्ज अक्वायर हो जाता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज अक्वायर हो जाएगा। अगर दो बॉडीज हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और आप उसको एक न्यूट्रल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी से टच करते हो जब, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा ना, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना इस Yes, पे, sir. पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अरे समझ में आती है ना ये, Yes, sir. Yes, sir. सेम टाइप ऑफ चार्ज अक्वायर होता है, ठीक है। अभी आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पेज पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगले वाले लेक्चर में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चालू कर दूंगा पढ़ा, आपको कंटिन्यू करना, क्योंकि ये सब चीजें इजी हैं, आपने पढ़ ली है एक बार, है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद थर्ड प्रोसेस कौन सा था भाई, इंडक्शन। बाय इंडक्शन। Induction. Induction. इंडक्शन में क्या था, उनको कांटेक्ट में नहीं लाते, ऐसे ही चार्ज ट्रांसफर करते हैं। दूर से ही आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर व्हेन वन कंडक्टर इज बीइंग ब्रॉट नियर बाय द अनदर कंडक्टर, है ना। यस सर। प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन charge on surface of conductor।
इसको इसके कांटेक्ट में लेके आए तो दोनों पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया अब सरफेस पे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें पोलराइजेशन भी हो सकता है, यानी कि अगर आप इसको ध्यान से समझो तो अगर यहाँ पे जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस है उस तरफ नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. पोलराइजेशन पढ़ा था ना हमने, क्योंकि जैसे ये आपका कंडक्टर है तो इस तरफ माइनस चार्ज आ जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो ही रहा है तो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये सब चीजें पता होनी चाहिए। स्क्रीन चली गई है शायद, रुको, Yes, sir. Sir. वेट 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 वेट, कोई बात नहीं काजल, इट्स ओके। अगर आप क्लास ले पा रहे हो तो ले लो, अगर नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, ठीक है। तबीयत का ध्यान रखो। मौसम चेंज हो रहा है भाई, सब लोग अपनी तबीयत का जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार, तबीयत खराब होने से आपके कुछ दिन खराब हो जाते हैं, तो आप ट्राई करो कि अच्छा अच्छा खाओ, एक रूटीन बनाओ, है ना। तबीयत का ध्यान रखो, उसका इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना पढ़ने का है, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड स्टडी बोथ। चलिए भाई आगे चलें। Yes, sir. ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जल्दी हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ी ना टाइम लगता है, या तो आता है या नहीं आता है। और इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, ए बी सी डी बच रहा है, डी भी दे दो। क्या आंसर आएगा इसका? B option. B B option. option. द राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, है ना। ग्लास रॉड क्या करता है भाई, जब ग्लास रॉड के पास आपके लूजली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, Yes, sir. तो ग्लास Yes, रॉड sir. क्या करता है, लूज कर देता है, इट लूजेस Electron. इलेक्ट्रॉन, है ना, टू सिल्क क्लॉथ, है ना। सिल्क को लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, है ना। इलेक्ट्रॉन ले नहीं लेता है सिल्क से, ग्लास रॉड के पास होते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो लूज कर देता है और क्या हो जाता है, खुद क्या हो जाता है फिर, एंड बिकॉज, Positively charged. Positive. ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ग्लास रॉड के बारे में तुम्हें कोई ऐसे जरूरी थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने की जरूरत है, ग्लास रॉड क्या करता है क्या नहीं करता उससे तुम्हें क्या मतलब, लेकिन पूछते हैं फिर भी क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है ना। आपसे जैसे कि याद करो सेमीकंडक्टर में तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे कि इंडियम अगर ऐड कर रहे हैं एज एन इम्प्योरिटी जर्मेनियम में, है ना, या सिलिकॉन में तुम आर्सेनिक Yes, sir. ऐड कर रहे हो, तो आर्सेनिक को ऐड करने से क्या हो जाएगा, पी टाइप बनेगा या एन टाइप बनेगा। अब तुमको उससे क्या मतलब है कि आर्सेनिक क्या है और ये सब क्या है, तुम्हें सारे थोड़ी ना याद रहने वाले हैं। तुमने तो पी टाइप एन टाइप पढ़ा है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी कि मतलब होना चाहिए, मतलब है हमें कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे एक सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाते हैं या एन टाइप बनाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपके कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, तो कितने सारे एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं हम, है ना, अलग अलग कंडक्टर्स के लिए पढ़ते हैं ना। कंडक्टिविटी टेबल sir. होती है, पूरी रेजिस्टिविटी की टेबल होती है, तो आप उस टेबल को मतलब उस टेबल का डायरेक्ट क्या कनेक्शन है आपसे, क्वेश्चन में दे ही होनी चाहिए, हो तो आप लोगों को तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उससे आंसर निकालो। लेकिन आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसकी कम है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि मॉड्यूल में जो डिटेल्स है ना उनको भी एक बार रिवाइज करते रहा करो, एक बार देख लिया करो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम पता है खुद को परेशान कब कर लेते हो, जब तुम्हें ये नहीं पता होता कि क्या तो याद रखना है और क्या चीज केवल रीड करनी है। दोनों में डिफरेंस है, एक चीज होती है रीड करना, एक होती है याद रखना।
इन चीजों को याद नहीं रखा जाता, इन चीजों को पढ़ा जाता है बस, ये अपने आप याद हो जाते हैं। सिलेक्शन उस बच्चे का नहीं होता जो एक बार में सब कुछ अच्छे से कर देता है। सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो कि बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करता है एक ही चीज की। अगर तुमने एक तरह के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार करे हुए हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन, जैसे ट्राइंगल पे 3 चार्ज है या रेक्टेंगल पे 4 चार्ज है, अब उसकी वजह से किसी एक चार्ज पे या सेंटर पे या साइड पे पूछ लेते हैं ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट यस फोर्स। सर। Yes, sir. तरह के क्वेश्चंस अगर तुमने कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कर ली है पेपर आने तक खुद से, ऐसे नहीं सॉल्यूशन देख के, सॉल्यूशन तो तुम 10 बार देख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, खुद के हाथ से तुमने सॉल्व कर लिया था, तो बेटा इस तरह के कैसा ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप कर क्या आओगे उसको? अब Yes, sir. तुम बताओ उसको, तुम रटने की जरूरत है क्या तुम्हें? वो अपने आप याद हो जाएगा, है ना? यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट एक्सक्लूसिवली, वो अपने आप याद होगा आपको। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। या तो हमारा आईक्यू इतना शार्प हो कि हम क्वेश्चन देख के पहले से ही बता दें कि आंसर क्या है, पर ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं ना, लाख में 2-5 बच्चे होते हैं, या बहुत थोड़ा और ज्यादा ले लो, बट पॉइंट इज कि हमारा पर्सनल स्टेटस क्या है? हमारा पर्सनल स्टेटस है कि हमारा आईक्यू डिसेंट है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें समझ में भी आ सकते हैं, हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत हमें लगती है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल मेहनत की जरूरत नहीं है, बिना कोचिंग, बिना स्कूल, बिना किसी चीज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं सारे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उस केस में सिलेक्शन का एक ही तरीका है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार एक तरह के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाओगे, वही उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आप एग्जाम में उसको कर पाओ। ठीक है, तो हार्ड वर्क से नहीं डरना है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत सारा, और तुम अकेले नहीं कर रहे, खुद पे पिटी मत करना कभी। होता है बीच में हम खुद पे पिटी करने लगते हैं, खुद को ऐसा सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर भी मार्क्स नहीं आते, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, खुद को पिटी करने लगते हैं। बट पिटी, स्ट्रांग लोग पिटी नहीं करते, विनर्स पिटी नहीं करते खुद पे, और विनर एक दिन में बनते भी नहीं है, विनर बनने में सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। और वही लोग बन पाते हैं जो पिटी नहीं करते खुद पे, जो खुद को ये बोलते हैं हर बार कि अगर तू इतनी मेहनत कर रहा है तो फिर इससे और लगेगी, अगर यहां तक आ गए इससे और मेहनत लगेगी। ठीक है, यू कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, वन डे विल कम व्हेन यू विल रियलाइज दिस कि आपको अब चीजें पहले से बेटर आने लगी हैं। ठीक है, तो वो रुकना नहीं है नीट के पेपर तक। ये बीच बीच में मैं जो बातें करता हूँ ना, उसका एक ही पर्पस है कि जब, मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनती हो यार, तुम लोग करते हो मेहनत, बहुत ज्यादा चीजें मैनेज करते हो आप लोग, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स नहीं आते, उसके बाद भी कहीं ना कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को रिमाइंड कराता रहता हूँ बेटा, कि आप मेहनत जो कर रहे हो, वो आपकी मेहनत आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो हमें खुद को बेटर बनाना है, खुद को बेटर बनाने का मतलब समझो पहले तो क्या होता है। आज जो हम हैं उससे हम कल बेटर होंगे, यानी कि आज हम 10 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो कल 5 कर पाएंगे। तो उसके लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो हम करेंगे। अगर एक क्वेश्चन को 5 बार करना पड़ रहा है, हम करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, तो ये स्पिरिट अगर आप रखोगे अंदर, तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कॉलम्स लॉ को रिवाइज करते हैं। बेसिक चीजें, तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 2 चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो, है ना। न्यूट्रल बॉडीज के बीच में नहीं होगा, लेकिन चार्ज बॉडीज के बीच में तो होगा। ठीक है, यस सर। अगर रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को कॉलम ने डिटरमाइन करा था, डिपिक्ट किया। तो उन्होंने क्या बताया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कि अगर 2 चार्जेस हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, तो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स, जो वो फोर्स लग रहा है ना, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, कि उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है ना। तो इसी से हमने कॉलम्स लॉ बनाया था, k इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अभी k क्या था, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो लगने वाला था कांस्टेंट, है ना। भाई Yes, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के, लेकिन हम इक्वल्स टू नहीं लगा पा रहे थे ना, फॉर्मूला नहीं बना पा रहे थे, तो हमने क्या निकाला, कांस्टेंट निकाल दिया, है ना। कॉलम्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई,
9 9 into 10 10 to power 9 9 Newton into meters 10 per coulomb. और इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलने का पर्पस क्या है कि हमको ये समझ में आ जाए कि ये एक मीडियम पे भी डिपेंड करती है चीज। परमिटिविटी नाम का एक प्रॉपर्टी होता है Yes, जिसको sir. डिपेंड करता है ये, है ना। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा अगर आपने मीडियम चेंज किया तो। बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, है ना? Yes, sir. तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में हम लेते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में अगर कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, मान लो फ्री स्पेस है, तो उस जगह उसकी भी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी, है ना। तो उस मीडियम की, उस वैक्यूम की परमिटिविटी हमने निकाल ली है। कितनी होती है भाई? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। 10 to power minus 12. इनके यूनिट्स याद रखने हैं। जैसे के का यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब ये तो निकाला जा सकता है, मैंने आपको बताया था शायद कि अगर Yes, आपको sir. फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हो, है ना। और यूनिट पता है तो फॉर्मूला भी निकालने का ट्राई कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमें सबके यूनिट्स पता है। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो Q1 Q2 नीचे जाएंगे तो ये कॉलम स्क्वायर बन जाएगा, तो ये यूनिट बन गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कॉलम स्क्वायर, है ना। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, Yes, sir. ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पहली बात तो किसके लिए वैलिड होगा ये? पॉइंट चार्जेस। चार्जेस के लिए। Point charge. अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होगा तो दिक्कत है। तो सारे लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। एक तो यही पॉइंट चार्जेस होता है ना। कॉलम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्जेस। Yes, sir. और सर ये उन्हीं चार्जेस पे अप्लाइड होता है जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। वेरी गुड। चार्जेस नीड टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी समझ में आता है सबको मतलब इसका, Yes, sir. है ना। स्टेशनरी होने चाहिए चार्जेस आपके। और कॉलम्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज लार्ज एज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। Yes. मतलब समझ में आता है इसका लाइन का? कॉलम्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल if the separation, उनके बीच की दूरी, separation between the charges is large, जो दूरी उनके बीच की वो लार्ज होनी चाहिए एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर? Dimensions के कंपेयर। एज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस, चार्जेस के डायमेंशंस। चार्जेस के डायमेंशंस की बात हो रही है ये, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं कि कोई एक चार्ज है 0.01 मीटर का, इसका डायमेंशन है 0.01 मीटर, इसका रेडियस है लेट से इतना, है ना। और जो दूसरा है आपका, इसका रेडियस है लेट से 0.02 मीटर, है ना। और इनके बीच का सेपरेशन है 400 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कॉलम्स लॉ लग सकता है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वैसे भी लगता है पर कॉलम्स लॉ यूज किया जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द चार्जेस, है ना, Q1 और Q2 का। ठीक है, तो कैन बी एप्लीकेबल, कैन बी अप्लाइड। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने बात करा कि स्टेशनरी चार्जेस होते हैं इन केस, तो ही लगता है ये। तो हमारे चार्जेस चेंज होते हैं ना, जैसे स्टेशनरी रेस्ट पे होता है तो हम पढ़ते हैं बेसिकली अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं फिर, क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड रखता होगा वो चार्ज, है ना। अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा होता है किसी वेलोसिटी से, अगर आपका चार्ज जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, v कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ते ही हो, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ते होगे उसके साथ में।
यस सर। यस सर। है ना। और अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है, यानी कि अगर एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, चेंज इन योर वेरिएबल नहीं है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आप क्या क्या पढ़ते हो फिर? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन। इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग चीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हो वो अलग बात है बेटा, लेकिन क्या रिलीज क्या करता है, रेडिएट क्या करता है ये? करंट। अरे यार, इंड्यूस्ड करंट। ईएम वेव्स। यस सर। अगर कोई पार्टिकल तुम्हारा, कोई चार्ज तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है, तो ईएम वेव्स रेडिएट करता है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो निकलती है, ईएम वेव्स भी निकलती है। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने यार तुम्हें। यस यस सर। भूल क्यों रहे हो फिर ये चीजें? ऐसे मत करो, ये बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें नहीं भूलनी है हमें। ऐसा नहीं आगे का वो पीछे का मतलब सारा भूलते हुए चल रहे हैं हम, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, है ना? चलो भाई, सवाल सॉल्व करो, सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपली कॉलम्स लो लगाना है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस निकालना है, सॉल्व जरूर करना है इसको, फंडामेंटल क्वेश्चन है काफी। सभी लोगों को आंसर करना है भाई। करें सॉल्व बच्चों? यस सर। Yes, sir. डोंट थिंक इससे ज्यादा टाइम चाहिए रहेगा इसमें ना। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो भाई दो कंडीशंस दी हुई हैं आपको। एक तो आपको बोला गया है कि आपका इनिशियली दो चार्जेस जो कि 0.01 मीटर
लेके आगे अगर आप आगे आते हो तो क्या होगा इसका केस, यानी इनिशियली आपका 0.06 मीटर अपार्ट रखे हुए दोनों चार्जेस, है ना, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आप इनको पास लिया है और 0.04 मीटर ही बचा इनके बीच में डिस्टेंस। Yes, sir. सर 0.01 नहीं बचा। बेटा बोल रहा है ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, यानी इसको भी 0.01 मीटर आगे लेके गए हो तुम, और इस चार्ज को भी 0.01 मीटर आगे लेके गए हो, ये बोल रहा है। ओके सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है कि 0.01 मीटर आगे लेके जाना है, एक दूसरे की तरफ लेके जाना है बेसिकली, तो उससे जो डिस्टेंस बचेगा वो 0.02 मीटर कम हो जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। Yes, sir. 6 मीटर की दूरी थी दो लोगों में, 1 मीटर ये आगे चला 1 मीटर ये आगे चला, तो अब कितनी बची, 4 मीटर ही तो बची, यस सर। है ना। चलो भाई, तो दोनों केसेस को कंसिडर करते हुए हम सॉल्व करते हैं। फोर्स बिटवीन देम विल बिकम व्हाट, तो इनिशियली कितना होगा फोर्स फर्स्ट केस में, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Yes, sir. यस सर। है ना। तो ये कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2, अब Q1 Q2 पता नहीं है मुझे, लेकिन जरूरत भी नहीं है मुझे, है ना, अपॉन यस सर। स्क्वायर यानी 0.06 का होल स्क्वायर, राइट। और ये हो गया F1, और F2 Yes, क्या हो जाएगा, F2 विल बी K इंटू Q1 Q2, चार्जेस तो सेम ही है, चार्जेस थोड़ी बदले हैं, है ना, Yes, sir. डिस्टेंस चेंज हो गई, ये 0.04 मीटर स्क्वायर हो गया ये, राइट। तो इसमें K इंटू Q1 Q2, अच्छा ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगता है स्टार्टिंग में, तो K इंटू Q1 Q2 की वैल्यू पता चल गई हमको इससे, 5 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का होल स्क्वायर, ये आया क्या, yes, sir. नहीं समझ में आया। K आ इंटू गया Q सर। की वैल्यू निकाली ना, 5 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर बेसिकली, है ना, तो इसको यूज किया हमने, है ना। अब देखो ऊपर भी 0.06 है, नीचे 0.04 है, तो ये ऊपर जो है वो क्या है, 6 इंटू 10 की पावर -2 है क्या, यस सर। 6 इंटू 10 की पावर -2 है, इनका स्क्वायर है, तो ये 2 बार 6 इंटू 10 की पावर -2 है, और ये नीचे 2 बार 4 इंटू 10 की पावर -2 है, तो ये तो कट जाएगा ना बेटा, ऊपर नीचे 10 की पावर -2, Yes, sir. 36 बचेगा, 5 इंटू 36, और नीचे कितना बचेगा 16, यस सर। है यस आंसर Yes. कितना, 11.25 न्यूटन। 2.5 Newton. ठीक है, आप लोगों ने थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी, 22.5 आ रहा है अगर तो, है ना, दिस विल बी 11.25, समझ में आ रहा है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो आगे चले, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली आप अगर आपने चार्जेस आपके किसी मीडियम में रख दिए तो उस मीडियम का इन्फ्लुएंस होगा कुछ ना कुछ इस पे, है ना। जैसे Yes. वैक्यूम में हम लिख देते F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। इसमें कि आपकी एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का फ्री स्पेस की परमिटिविटी, है ना। यस सर। और अगर आपने अब किसी मीडियम में रख दिया तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी में डील करना पड़ता है, रिलेटिव परमिटिविटी, या कि यानी कि आपको मीडियम की परमिटिविटी भी देखनी पड़ती है, डाइलेक्ट्रिक भी हम इसे बोलते हैं, मीडियम की परमिटिविटी को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो कैसे करते हो आप, जो आपका फोर्स हो जाता है उस मीडियम में वो क्या हो जाता है, फ्री स्पेस में जो फोर्स आ रहा है डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। और एप्सिलॉन आर, ई आर का वैल्यू क्या होता है, ई अपॉन एप्सिलॉन, Okay. ठीक है, ई अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या है इसमें, परमिटिविटी ऑफ Medium. मीडियम, Free space. और एप्सिलॉन नॉट क्या है, Permittivity of Medium free free space. space. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. पक्का, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूलाइज, याद रखना है सबको। अच्छा परमिटिविटी होता क्या है वैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी, Ratio of electrostatic force between two point charges. क्या, Ratio. नहीं, ratio of रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय किसी मतलब डिस्टेंस से, अगर एयर में किसी डिस्टेंस से इसको सेपरेट कर रहे हैं तो वो जो आता है वो परमिटिविटी। बेटा ये तो आप फॉर्मूला वाइज बता रहे हो कि मीडियम में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है उसको अगर आप उसका रेशियो निकाल लोगे वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है उससे, तो आपका निकल जाएगा। बट परमिटिविटी का मतलब क्या, और वो भी रिलेटिव परमिटिविटी निकलेगी जो आप निकालना चाह रहे हो, है ना। हम आपसे परमिटिविटी का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है ये पता है क्या? अच्छा, परमिटिविटी होती क्या है? इज इट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? नो। परमिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी तो होती है किसी मटेरियल की, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है पहली बात तो। या फिर अगर आप इसको ऐसे समझो तो ये होता है, परमिटिविटी होती क्या है कि आप कोई भी मटेरियल आपका या कोई भी मीडियम आपका, वो कितना ज्यादा आपको पास करने देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितना इजीली पास करने देगा, है ना। कितना ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है या कितना इजीली पास करने दे सकता है ना। अपोजिशन कितना ऑफर कर रहा है बेसिकली अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बहुत इजीली पास हो जा रही है ना, फॉर्म हो जा रही है, या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, राइट। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म होती है उसको कितनी अपोजिशन ऑफर करता है एक मीडियम, वो परमिटिविटी बताती है। तो परमिटिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मीडियम। परमिटिविटी है प्रॉपर्टी ही होती है जो कि बेसिकली आपको कितना अपोजिशन ऑफर करना है या कितना ज्यादा आपको इजीली पास थ्रू करने देगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये चीज के बारे में बताता है ना। समझ में आती है सबको ये बात? अरे फ्रिक्शन भी तो यही बताता था, फ्रिक्शन को जब हमने पढ़ा था तो वो भी तो सिमिलर चीज ही बताता था कि भाई कोई सरफेस, यस सर। Yes, फ्रिक्शन क्या sir. होता था, कितने इजीली आप मोशन कर सकते हो उसमें, है ना। मोशन का जो आपका मतलब ईज है बेसिकली, कितना डिफिकल्टी है, कितनी इजी से इजी इजीनेस है करने की मोशन, वो आपकी फ्रिक्शन बताता है ना। तो इसी तरीके से हम परमिटिविटी की भी बात करते हैं। विस्कोसिटी एक टर्म पढ़ा था हमने लिक्विड के इसमें, वो भी आपको यस सिमिलर सर। चीजें बताते हैं। रिलेटेबल चीजें हैं ये सारी, इसको इस तरह से याद रखना है ना। परमिटिविटी के अलावा एक परमेबिलिटी भी होता है। यस सर। परमेबिलिटी याद है Yes, सबको? sir. क्या होता यस है? सर। म्यू व्हाट इज? नॉट। हाँ, म्यू नॉट। अरे वो तो ठीक है लेकिन होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है वो, जैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है ना, वैसे ही सेम काम आपका परमेबिलिटी करती है। वो भी प्रॉपर्टी होती है एक मीडियम या मटेरियल की, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है। ठीक है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? जो पावर होता है बेसिकली द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई सब्सटेंस आपका कितने पावर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडक्ट कर सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने इजीली ट्रैवल कर सकती है, फॉर्म हो सकती है ना, वो आपकी परमेबिलिटी बताती है। फॉर्मूला भी था उसका B/H, आता है ना। परमेबिलिटी इक्वल्स Yes, टू sir. म्यू, Yes, sir. Yes. बी इक्वल्स टू म्यू एच लिखते थे ना फॉर्मूला। बी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता था, है ना, मैग्नेटिक यस फील्ड सर। बेसिकली। और एच क्या हो जाता था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। Yes, याद है sir. ना, इंटेंसिटी को एच लिखते थे, ठीक है। Yes, तो sir. ये सब चीजें यस सर। पढ़ते हुए चलना है, रिमाइंड करते हुए, खुद को याद दिलाते हुए आगे चलना है लाइफ में, है ना। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर अब इस बात पे, लाइफ में आए हो तो कर दो। रेशियो निकालना है फोर्सेस का बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज। ए केस में एयर में रखा हुआ है, बी केस में एक मीडियम में रखा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। बहुत इजी क्वेश्चन है। के से डिवाइड हो जाएगा ना वो बेसिकली, F/K हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर Yes, दो, sir. F डैश विल बी F/K। आंसर बताओ इसका अब कितना आ रहा है? वेरी गुड, एक दो बच्चों का आया है आंसर, और बच्चे बताएंगे भाई। दो बच्चों का आया अभी तक, तमन और रानी, अपूर्वा, सिद्रा, मोनिका, वेरी गुड। जसनूर, और बच्चे आंसर करो भाई। सिद्रा, ओके, ठीक है। काजल, वेरी गुड। चलो भाई इधर देखो,
एफ हो जाएगा k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और एफ डैश हो जाएगा k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के साथ k भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब k की जगह 1/4 ले लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। k कॉलम्स कांस्टेंट वाले k की बात नहीं हो रही, डायरेक्टली कांस्टेंट वाला k है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था ना बेसिकली, एफ अपॉन एफ डैश निकालना। Yes, Yes, sir. sir. पहले एयर में एफ है और मीडियम में एफ डैश है, तो एफ अपॉन एफ डैश ही निकालना होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो एफ की जगह आप रख दो एफ, और एफ डैश की जगह आप रख दो एफ अपॉन के, ये के ऊपर चला जाएगा तो ये के इज टू 1 आ जाएगा डायरेक्टली, ना बी ऑप्शन। एनी डाउट इन दिस? No, No, sir. No, sir. इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बस डिवाइड करना है डायरेक्टली। चलो एक और सवाल कर दो फिर, ये वाला तो आपने करे भी हुए ऐसे क्वेश्चन तो पहले। आपको तीन चार्ज रखे हुए हैं, -1, 1 और 2। तो ये जैसे हो गया ये -1 माइक्रोकुलम, ये हो गया 1 माइक्रोकुलम, और ये हो गया आपका 2 माइक्रोकुलम्स। तो आपको क्या पूछा है, ABC पे रखा हुआ है ना, क्योंकि ये ABC, दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और है ना 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी पे कितना रिजल्टेंट आपका फोर्स होगा। तो सी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ए और बी लगा रहे होंगे क्या? Yes, sir. yes, Yes, sir. आंसर बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। वेरी गुड। लो एक मिनट ले लो, कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है तो डिस्कस करते हैं फिर। करें क्या डिस्कस बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक आ गया आंसर तुम लोगों का। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टीपीपी भी लगा लेना एक बार, है ना। पीवाईक्यू तो करे होंगे सॉल्व इसके, तुम लोगों ने पीवाईक्यूज करे होंगे सबने। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस जो आपसे लास्ट टाइम नहीं हुए थे पीवाईक्यू में, अब वो फिर से करना एक बार, okay? और जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उनके करते जाना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ रहे हैं हम, है ना, फोर्स कॉलम्स लो पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। वेक्टर्स वगैरह सब रिवाइज करते रहा करो, वेक्टर का यूज आता रहता है हर जगह। कई बार कॉन्सेप्ट पता होते हैं पर वेक्टर नहीं आते इसलिए नहीं हो पाते क्वेश्चन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आ पाता इसलिए क्वेश्चन नहीं होते, तो उनको भी बीच बीच में देखते रहना। चलो प्रखर ने भी आंसर किया है, बढ़िया। हाँ भाई सब लोग इधर देखेंगे, एक है 1 माइक्रोकुलम, एक है -1 माइक्रोकुलम, दोनों की वजह से सी पे फोर्स आने वाला। तो अगर ए को देखें हम, यहाँ पे कोई चार्ज होगा, बी पे कोई चार्ज होगा और सी पे कोई चार्ज होगा। तो अगर ए की वजह से चार्ज देखूं मैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है क्या ए पे? Yes, sir. तो सी पे अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ए पे भी पॉजिटिव है, Yes, sir. Yes, sir. इस पे भी पॉजिटिव है, लेकिन इस पे नेगेटिव है,
तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस तो रिपल्शन करते हैं ना, फोर्स Yes, sir. Yes, sir. टुवर्ड्स द चार्ज आएगा या अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा आपका Away फोर्स? from. Away from the charge. अवे आएगा, है ना? तो यहाँ पे ये हो गया आपका लेट से एफ फोर्स, है ना। अब -1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम ये अपोजिट है चार्जेस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना। Yes, तो Yes, अगर sir. अब हम सी पे पूछ रहे हैं कि सी पे कौन सा रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है ना। तो सी पे तो भाई बी किधर लगा रहा है, अपनी तरफ लगा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको। Yes, sir. तो ये आपका एफ आ गया। अच्छा, मैंने दोनों एफ क्यों लिखे, ये वाई दोनों तरफ एफ, व्हाट इज द रीजन? मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वो चार्ज का साइन ही डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। वेरी गुड, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है भाई, है ना। Yes, sir. यहाँ पे भी 1 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकुलम है, दोनों तरफ 1 माइक्रोकुलम है ना। बस साइन ही तो अलग अलग है, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड सेम है ना, बस चार्जेस दूसरे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अच्छा, ये एंगल कितना आएगा, व्हाट इज दिस एंगल बिटवीन द फोर्सेस? 60 degrees. वाह, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया तुमने? Sir, बिल्कुल 120. ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है उसने क्वेश्चन में, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी 60 होगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों इंटरनल एंगल के सम का इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल, या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे अगर नहीं भी निकल रहा है तो ये पूरा आपका 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर, है ना। ये सी पॉइंट हो गया आपका, मान लो। तो अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है, भाई ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो 180 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 120 तो बचेगा, Yes, sir. है ना। सो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। कैसे भी निकाल सकते हो आप, 60 मत बोलना कृपया करके, वरना गलत करके आ जाओगे सवाल, है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई इसको, वेक्टर रिजल्टेंट, है ना। दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में कुछ, लेट से रिजल्टेंट आएगा एफ आर। Yes, sir. Yes, sir. एफ आर क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ Yes, sir. स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ Yes, sir. Cos theta. 120 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व करना है। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? So -1/2. Is 1/2, very good, -1/2. So this will become under root of 2f square minus f square, which will be equal to f, under root f square यानी f will be your answer। अब f निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेते हैं। अरे cos 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए, अब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तुम लोगों ने, Yes, sir. है ना। cos का ग्राफ याद है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है ग्राफ cos का। Yes, sir. Sir. तो ये π/2 90 पे जैसे आता है, उसके बाद से नीचे चला जाता है नेगेटिव एक्सिस में, Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव एक्सिस में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, है ना। अब cos 90 प्लस थीटा करके या तो याद रख लो, अगर नहीं होता तो 180 माइनस थीटा करके रख लो, जैसे भी रखना है रख लो, ठीक। तो sin 30 cos 90 प्लस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। Yes, sir. माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ठीक है। Yes, तो sir. ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वैसे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, 120 60 30 ये सब याद रहनी चाहिए तुम लोगों को। कोई तुमसे 140 डिग्री की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है जो तुम परेशान हो जाते हो इन सब चीजों में, ये तो याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ क्या हो जाएगा भाई, k इंटू Q1 Q2/r²। Yes, sir. Yes, sir. k की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या लेंगे, 1 microcoulomb और इंटू 10, रिजल्टेंट है ना, तो 1 इंटू 10⁻⁶। भाई एफ ले रहे हो ना आप, कोई सा भी एक एफ निकाल लो ना, परेशान क्यों हो रहे हो। ये वाला एफ निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, ये लेट से कि ये वाला एफ निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला एफ निकाल रहे हैं। अरे कोई सा भी निकाल लो ना एक, या तो 1 और 2 के बीच में निकाल लो, या -1 और 2 के बीच में निकाल लो। तो मैं 1 और 2 के बीच में निकाल रहा हूँ, ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कुलम्स है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, है ना। डिवाइड में कर दूंगा इसको r से, कितना डिस्टेंस इनके बीच में, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻1,
मीटर Yes, sir. Whole इसका square. है ना. So this will be coming out as 18 into 10. सर -2 नहीं आएगा Yes, sir. 2 आए. कौन सा -2? जहाँ पे आपने 10⁻⁻1 लिखा है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 नहीं आएगा. 1 सेंट बेटा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है. यस सर. 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻²? होता है. यस सर. तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा? 10⁻⁻1 होगा. ये मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा. 1 सेंटीमीटर में 10⁻²? होता है. सॉरी, ऊपर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर होता है. सर. तो 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻1 होगा या -2 होगा? 1. क्या हो गया भाई? ऐसी गलतियां कब से करने लग गए तुम लोग? हाँ, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे. बोलो, अरे बोलो, समझ में आ रहा है? Sir. यस सर. यस सर, आ गया समझ. पर 9 2 18 बन जाएगा. 10⁻³ इंटू नीचे से ऊपर 10⁻2 ले जाओ तुम, है ना, तो ये 1.8 न्यूटन बन जाएगा. कृपया करके इसको सॉल्व कर लें आप. हो जाएगा Okay, सॉल्व? ठीक है. यस सर. Yes, sir. हाँ, 1.8 न्यूटन आपका आंसर आएगा. पता नहीं तुम लोगों ने कैसे निकाला है, अगर तुमने ऐसी गलतियां करी है तो. बी निकला है, सबका बी निकला है. आंसर सबका सही आएगा, पता नहीं कैसे आ जाता है सही. कैलकुलेशन में तुम गलती कर देते हो पर आंसर सही आता है. चलो, जो भी तुम्हारे पास निंजुत्सु है तुम्हारा, मतलब जो भी तुम्हारे पास शक्तियां हैं, उसको तुम नीट में भी यूज कर लेना, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है ये. मे बी आप एक सीक्रेट निंजा हो सारे के सारे, जिनके पास कुछ शक्तियां हैं जो कि मुझे नहीं पता. तो यूज कर लेना उनको नीट में भी, है ना. कैलकुलेशन गलत करके आंसर सही निकाल Yes, sir. देना. यस सर क्या बोल रहे हो? शर्म आ रही थोड़ी सी? कैलकुलेशन सही करो, अभी प्रैक्टिस में सही किया करो, वरना आदत लग जाएगी, है ना. चलो आगे चले. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवीजन कर लेते हैं. ये तो छोटा सा ही है, ये तो बेसिक तो आज तुम्हें ऑलरेडी पता है. हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो एरिया या वो इन्फ्लुएंस, है ना, वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ पे आपका, बोलो भाई, Source, sir. अरे इलेक्ट्रिक, तुमसे डेफिनेशन पूछते हैं, तुम ऐसे मतलब ऐसे हो जाते हो कि भाई हाँ सर ये चीजें मत करवाओ हमसे, क्वेश्चन सॉल्व करवा लो. डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर वो रीजन सराउंडिंग द चार्ज. प्रॉपर्टी होती है पहली बात तो. Yes, यस sir. सर. Yes, sir. तो क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन? क्या हो सकता है? इसके जो मतलब इसमें कुछ सोर्स चार्जेस होंगे जिनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो जो छोटे जो स्मॉल चार्जेस होंगे ना उनके ऊपर भी होते हैं. जैसे कि एक सोर्स चार्ज होगा. मतलब आपका कोई भी चार्ज है, उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है ना, वो आपको Yes, बताता है, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ना. या फिर आप अगर डेफिनेशन के अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिखते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना. इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख देते हो आप उसको, है ना. मैथमेटिकली तो ऐसे डिफाइन करते हो आप उसको, फोर्स पर यूनिट चार्ज से ही, है ना. और वैसे आपको समझना है कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये बोलते हो कि भाई कोई भी चार्ज है उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है ना, कहाँ तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है. वो सारे एरिया को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जो डिपिक्शन में काम आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, राइट. यस यस सर. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई. अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की एक्सटेंड कहाँ तक करती है भाई? एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. इंफिनिटी. इंफिनिटी तक जाती है, रिगार्डलेस वो कितना चार्ज है. मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता. रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड इंफिनिटी तक तो जाएगी ही सही, है ना. रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है. और जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड्स, यस सर. Yes. Yes, sir. और नेगेटिव के केस में Inward. इनवर्ड. Inward. इनवर्ड.
ठीक है। और तो ये सारी जो पॉइंटर्स हैं ये सब पता है आपको। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्टेड पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव, ये पता ही है, दिख रहा है आपको डायग्राम में भी, यस सर। है ना। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स, है ना। यस टेंजेंट टू अ Yes, लाइन ऑफ sir. फोर्स एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस पे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, ठीक है। ऑल्सो द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन द रीजन, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पे। नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट वन अनदर, है ना, ये भी पता है हमें कि दो Yes, लाइन sir. Yes, sir. ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या टाइमिंग से स्क्रीन गई है? 13 बच्चे, बिल्कुल ऐसे डोमिनोज की तरह, डोमिनो इफेक्ट की तरह कम हो जाते हो तुम लोग क्लास में, जैसे जैसे टाइम पास होता है, आगे जाता है। हाँ भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम क्लास को रैप अप कर देंगे। बताइए। A charged particle is free to move in electric field, it will travel, क्या आंसर है? क्या आंसर है बच्चों? फर्स्ट ऑफ अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं आ रहा मतलब आपको। चलो, द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। अलोंग द, ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स होगा, समझो इस बात को। एक चार्ज पार्टिकल है कोई, ठीक है, वो उस पे अगर फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन में, लेकिन उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी दूसरे डायरेक्शन में थी, समझ रहे हो इस चीज को, तो वो Yes, ट्रैवल sir. लाइन ऑफ फोर्स में थोड़ी करेगा फिर, Yes, sir. है ना। उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा वो तो, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी sir. अगर है, यानी कि रेस्ट पे है चार्ज, तो फिर जिधर भी तुम फोर्स लगाते हो उसी फोर्स की डायरेक्शन में वो अपना ट्रैवलिंग करेगा, अपना मतलब पाथ है जो डिसाइड कर लेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थियोरेटिकली अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। डीपीपी में से कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें जो आपने टॉपिक पढ़े हैं अभी, उनके ऊपर, ठीक है। Yes, sir. नोट्स रिवाइज करके आना, अगली क्लास में मिलते हैं, कल ही क्लास है तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। बाकी का पार्ट कल करते हैं। रिवीजन चल रहा है तो जितना प्रैक्टिस आप घर पे करके आओगे उतना क्लास में भी सही रहेगा, ठीक है। ज्यादा, बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं कर सकते हैं क्लास में, टाइम भी लिमिटेड होता है, तो ट्राई करो कि आप घर से भी कुछ प्रैक्टिस करो साथ के साथ में, तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय।